राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुरेंद्र सर अपनी रफ्तार सीरीज की तीसरी क्लास में आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि हम 20 क्लासों में यूपी पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी को समाप्त करेंगे। इन 20 क्लासों से अधिक आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो समय को व्यर्थ नहीं करते हुए चलते हैं, अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि मैं उन क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही हार्ड है, जिसके एक ही क्वेश्चन में आपको संपूर्ण टॉपिक के बारे में समझाया जा सके। ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लास है। इसके आधार पर आप छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मॉक लगा के देखना, सभी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर दें। क्रिया के वर्गीकरण के आधार पर उसके भेदों का सही मिलान करें। बताइए सर, क्रिया के वर्गीकरण के आधार पर उसके भेदों का सही मिलान करें। आंसर दीजिए। ठीक है, एक चीज है क्रिया। चीज होती है क्रिया। आप सभी को पता होगा, बच्चा को पता है कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो नहीं तो आप एग्जामिनर क्वेश्चन करने वाला कि क्रिया की परिभाषा बताइए, और नहीं कोई पूछेगा। बस फिर भी आपको बता दूं कि किसी कार्य का करना या होना का बोध जो शब्द कराते हैं वही क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के जहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो है क्रिया के भेद या क्रिया का वर्गीकरण। पहला ही क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पे 2 होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म सहित होता है, या जब कर्म पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो क्या कहलाता है? सकर्मक कहलाता है। और अकर्मक जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है तो क्या कहलाता है? अकर्मक कहलाता है। आगे हर चीज को क्लियर करूंगा यहीं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। काल के आधार पर क्रिया, काल के आधार पर हमारे कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ये भी सही है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं भैया। कौन कौन से? सामान्य क्रिया जैसे राम पढ़ रहा है, मोहन खेल रहा है, ये सभी जो साधारण वाक्यों में प्रयुक्त की जाती हैं, यही सब क्या कहलाती हैं? सामान्य क्रिया। सहायक क्रिया जिससे हम समय का अनुमान लगाते हैं, वही सहायक क्रिया होती है। जैसे सहायक क्रिया का जो भी कभी क्वेश्चन आए तो सहायक क्रिया समय का प्रचायक होती है, समय के बारे में बताती है कि राम पढ़ रहा था, इसमें जो रहा था ये सहायक क्रिया है। राम पढ़ रहा होगा या राम पढ़ रहा है, ये सभी कहाँ है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी क्या है? सहायक क्रिया हैं। और एक होती है इसी की सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया से मतलब है कि अगर क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु रूप के बने हों तो वो सजातीय क्रिया होती है। जैसे भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, ऐसे कभी भी आ जाए तो वहाँ सदैव कौन सी क्रिया होती है? सजातीय क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। इनकी सभी की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको। संयुक्त क्रिया, अगर किसी एक ही वाक्य में आपको 2 क्रिया शब्द मिल जाएं, जैसे राम पढ़ लिया है, राम ने खाना खा लिया है, ऐसे शब्द मिल जाएं, वो सब कैसी कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। पूर्वकालिक क्रिया, नाम से ही पता पड़ रहा है कि किसी वाक्य में 2 क्रिया होंगी, एक पहले और हो चुकी होगी और एक बाद में हुई होगी।
पूर्व में जो क्रिया होती है उसे ही पूर्वकालिक क्रिया माना जाता है। जैसे कि शेर पर चढ़कर चूहा फुदकने लगा। अब यहाँ पर जो चूहा है वो क्या किया, उसने पहला काम क्या किया है, चढ़ना या फुदकना, तो चढ़ना। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, चढ़ना। जैसे राम पढ़कर सो गया, तो इसमें पढ़कर एक क्रिया और सोना दूसरी क्रिया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, पहले कौन सा काम किया है, पढ़कर सो गया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें सदैव दो कर्ता होते हैं, इसमें सदैव दो कर्ता होते हैं, एक कार्य करता है और एक कार्य करवाता है। सदैव जहां पर आपको लगे कि आज्ञा दी जा रही है, आज्ञार्थक वाले वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया पाई जाती है। जैसे माँ ने पुत्री से खाना बनवाया। अब इसमें दो कर्ता हैं, एक तो माँ जो आदेश दे रही है, प्रेरणा दे रही है, और एक पुत्री जिससे काम कराया जा रहा है। वास्तव में जो इसमें कर्ता माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, जो आदेश देता है। इन्हीं को सदैव क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु और कृदंत क्रिया। पहले कृदंत क्रिया के बारे में सुनिए कि अगर क्रिया से क्रिया बनाया जाए, अगर क्रिया रूप है, कोई क्रिया धातु रूप है, अगर उसमें ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्ययों को जोड़कर क्रिया शब्द बना लिया जाए तो वो सब कहलाते हैं कृदंत क्रिया। जैसे जैसे एक तो ये कृदंत क्रिया, इसको समझना, कृदंत क्रिया। चलो सभी को समझाता हूं फिर तो आपको। एक बार परिभाषा सुन लो। नाम धातु, नाम धातु का मतलब है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा के और ऐसा शब्द बनाया जाए जो क्रिया की भांति प्रयोग में लाया जाए, वो सब क्या कहलाता है, नाम धातु क्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पहले तो इसका आंसर दीजिए आप, और मैं एक एक चीजें आपको यहीं क्लियर करता हूं। ठीक है, पहला है कर्म के आधार पे, पहला है हमारा कर्म के आधार पे क्रिया। कर्म के आधार पर, किस पर बच्चों, कर्म के आधार पे। और कर्म के आधार पे कितने प्रकार की बताई मैंने अभी आपको, कर्म के आधार पे बताई है आपको मैंने दो प्रकार की, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया। अब ये प्रभाव कैसे आप समझ पाओगे कि क्या होता है, प्रभाव कैसे पड़ेगा, कि अगर जैसा कर्ता है, आप कर्ता को किसी वाक्य में चेंज करते हो और क्रिया भी चेंज हो जाए, या कर्ता के समान क्रिया आती है, तो सदैव कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है, ये सभी कैसे हैं, सकर्मक क्रिया। अब राम की जगह पे अगर मैं सीता रख देता हूं कि सीता पुस्तक पढ़ती है, या सीता अखबार पढ़ती है, ये जितने भी हैं अभी आपको बताता हूं, आगे सुनिए। देखिए कि कोई भी वाक्य लिखते हैं हम, उसका यही फॉर्मेट होता है कि कर्ता प्लस कर्म और क्रिया, ये तीन चीजों से मिलकर एक कंप्लीट वाक्य बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में आपको जो चीज याद रखनी है, अकर्मक क्रिया में इस तरह का होगा, सदैव कर्ता होगा प्लस जो एक कर्म है, कर्म एब्सेंट होगा, और ये होगी क्रिया। ठीक है, ये तो है अकर्मक क्रिया का। और सकर्मक क्रिया का क्या जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा इस हिसाब से कि कर्ता होगा प्लस सदैव कर्म जरूर होगा, सदैव कर्म होगा
प्लस क्रिया होगी। या तो इस हिसाब से बन सकता है या इस हिसाब से बन सकता है कि कर्ता नहीं हो प्लस कर्म हो और क्रिया हो। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ अकर्मक क्रिया और यहाँ सकर्मक क्रिया। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें कर्म उपस्थित नहीं हो वो अकर्मक और जिसमें कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक कहलाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे आते हैं कि पत्र लिखा गया, इसमें कर्ता नहीं है, तो वो कैसा है? कर्म तो है पत्र। ठीक है, तो वो कैसे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूं मैं, जैसे पत्र लिखा, बहुत सी बार आते हैं, अखबार पढ़ा, ऐसे सीधे ही सीधे आ जाए। या फिर कंप्लीट, यहाँ ये कौन सा है? ये है जिसमें कर्ता एब्सेंट है। या फिर सीधा आ जाए, राम ने पत्र लिखा, ये कौन सा है? ये आपका ये वाला। ठीक है, और अकर्मक क्रिया का कौन सा होगा? एक अकर्मक क्रिया का लिख देता हूं यहीं पे, राम पढ़ता है। यहाँ कोई भी कर्म नहीं है, ये सभी कैसी होती हैं? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आगे बताते हैं काल के आधार पे, भूतकाल भविष्यकाल, जब हम वाक्य पढ़ाएंगे तब इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। प्रयोग के आधार पे, इन्हें सुनिए, प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे, कर्म के आधार पे अभी आपने देख ही ली। कर्म के आधार पे दो प्रकार की होती हैं क्रिया, सकर्मक अकर्मक। अब सेकंड है आपका प्रयोग के आधार पे, सेकंड है प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे। और प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? सजातीय, सामान्य और सजातीय, सामान्य, और लास्ट कौन सी होती है? सहायक क्रिया। या आप ऐसे याद रखो, SSS, सजातीय, सामान्य, सहायक क्रिया। यही इनके एग्जाम्पल समझते चलना। सजातीय क्रिया, अगर कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु रूप के बने हों, एक ही धातु से बने हों, तो सदैव कैसी होगी? सजातीय क्रिया। जैसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, लड़ाई, लड़ी, ऐसे दिख जाए आपको। देखो, लड़ना, लड़ना, इसी से निकला हुआ है एक शब्द। जैसे पढ़ाई, पढ़ी, चढ़ाई, चढ़ी, ऐसी कहीं आ जाए, देखना, ये सभी कैसी हो जाती हैं? सजातीय क्रिया। दूसरी समझो, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जब सीधे सरल वाक्य लिखे जाते हैं, जैसे राम पढ़ता है। अब इसमें एक ही क्रिया है, पढ़ना, सीधा। यही कैसी होती हैं? सामान्य क्रिया के लिए। राम खेलता है, राम पढ़ता है, मोहन सोता है, ये सदैव कैसी होती हैं? सामान्य क्रिया, सीधे सिंपल वाक्य दिख जाए जिनमें। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया सदैव वाक्य के अंत में आती है। सहायक क्रिया सदैव वाक्य के क्या में आएगी? अंत में आएगी। और जिसका इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ होता है वो ये होती है समय का परिचायक। परिचायक का मतलब होगा समय का के बारे में जानकारी देती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, बच्चे विद्यालय जा, बच्चे विद्यालय जा, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। एक तो ये देखो, ये रहे थे। दूसरा, बच्चे विद्यालय
जा रहे हैं। अब ये दोनों लास्ट में, ये दोनों, यही दोनों देखो, ये कौन सा है? भूतकाल का, ये वर्तमान काल का, यही सदैव कैसी है? सहायक क्रिया। अगला लेते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया का अगला रूप होता है, प्रयोग के आधार पे हो गई, कर्म के आधार पे हो गई, काल के आधार पे 3 होती हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, और अगली होती है संरचना के आधार पे। संरचना के अगली होती है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, और संरचना के आधार पे होती है 5 प्रकार की। देखो एग्जामिनर बहुत सी बार क्वेश्चन करता है, इन दोनों को टोटल मिला के पूछेगा कि प्रयोग व संरचना के आधार पे कितनी होती हैं, तो दोनों का आंसर देना है 8। अगर वो पूछे कि प्रयोग के आधार पे कितनी होती है, तो आंसर देना है 3। अगर केवल संरचना के आधार पर पूछे तो आंसर देना है 3। बहुत सी बार एग्जामिनर दोनों को जोड़ के पूछेगा कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर देना है 8। तो पहला ये इसका भेद, पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है? अगर किसी, हम कोई भी वाक्य बोल रहे हैं और उसमें ऐसे मिले आपको कि राम ने खाना खा लिया है। अब खाना, एक तो खा और एक लिया, 2 क्रिया हो गई। पढ़ लिया है, खा लिया है, रट लिया है, कोई भी ऐसी 2 क्रिया ऐसी लगे तुम्हें, वही सब कैसी होती हैं? संयुक्त क्रिया होती हैं। अगला दूसरी होगी इसमें दूसरी होगी, एक होती है इसमें कृदंत क्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट है इसकी, इसको समझना है आपको। कृदंत, अगर हम क्रिया में और कोई प्रत्यय शब्द जोड़ें और कोई ऐसी क्रिया शब्द बने, ऐसा शब्द बने जिसका हम वाक्य में क्रिया की तरह प्रयोग में लाएं, तो वही सब कैसी कहलाती हैं? कृदंत क्रिया कहलाती हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, बस इसमें याद क्या रखनी है आपको, नोट डाल के, कि किसी भी धातु रूप में, धातु में ना प्रत्यय नहीं जोड़ना है, ना प्रत्यय के अलावा कोई सा भी प्रत्यय जोड़ना, ना प्रत्यय के अलावा, बस ना प्रत्यय नहीं जोड़ना है। ना प्रत्यय के अलावा अन्य प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया में, अन्य प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया ही क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया। जैसे एक होती है चल, और इसमें ना, ये नहीं जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है, ये क्रिया चलना नहीं बनाना है आपको, बस इसकी क्रिया क्या बनानी है आपको? जैसे चल और कर, तो ये बन गई चल कर। अगर इसमें आ जोड़ दूं मैं, चल धन आ, तो ये होगा चला, चल कर चला, चलेगा, पढ़कर पढ़ा, पढ़ेगा। ऐसी जो भी क्रिया आती हैं वो सब कैसी कहलाती हैं? कृदंत क्रिया कहलाती हैं। अगली क्रिया जो इंपोर्टेंट क्रिया पूछी जाती है आपको, नाम धातु क्रिया। नाम, दुनिया के सब नाम या सब का नाम, अर्थात क्रिया विशेषण, अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद कोई भी प्रत्यय जोड़कर ऐसा शब्द बनाए जिसे वाक्य में हम क्रिया की तरह प्रयोग में लाएं, या जिसे हम क्रिया की तरह प्रयोग में लाते हैं अपनी भाषा में, वही सब क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया। एक आध एग्जाम्पल देखिए आप, अभी यही चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक शब्द है रंग। रंग आप सबको पता है क्या है, ठीक है। और रंग क्रिया तो है नहीं, धातु रूप तो है नहीं, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दे, एक बनती है रंगना। एक जैसे चमक, और इसमें ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो चमकना। अब इनमें और कृदंत क्रिया में अंतर क्या है? इनमें देखो, ये सदैव
क्रिया में जोड़ा गया है ये सदैव धातु रूप होंगे, धातु में प्रत्यय जोड़ा गया है, इनमें सदैव कभी क्रिया रूप नहीं होगा। ये या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी या विशेषण होगी, उनमें जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं धातु। ठीक है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, अगली क्रिया कौन सा रूप होता है इसमें? एक संयुक्त है, एक कृदंत है, एक नाम धातु है, एक पूर्वकालिक है। अगर किसी वाक्य में दो क्रिया हो गई हो, उन क्रियाओं में से जो पहले हुई हो वो पूर्वकालिक, बाद में होने वाली क्रिया वो बाद की क्रिया होती है। ठीक है, हमेशा एक वाक्य हो जिसमें दो क्रियाएं हो रही हो कि राम पढ़कर सो गया, अब इसमें पहले कौन सी हुई है? पढ़ना, और बाद में कौन सी हुई है? सोना, तो इसकी पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? पढ़का। ठीक है, और एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरणा देता है, एक काम करता है और एक काम करवाता है। वास्तव में जो उस वाक्य में कर्ता जो कौन सा होता है वही होता है जो प्रेरणा देता है। ठीक है, ये हमारा क्रिया का भेद समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये कि सकर्मक क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखो, मैं फिर कह रहा हूं, आपको हमेशा ये असत्य नहीं, ये क्वेश्चन में हमेशा देख के चलना है, आपको सदैव देख के चलना है, असत्य नहीं, जहां भी आपको मिले ये देख के चलना है। देखिए, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होगी। अभी मैंने क्या बताया है? जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो कैसी क्रिया होगी? सत्य बात है, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अगला पढ़िए। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। बिल्कुल सही बात है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के भी तीन भेद होते हैं और सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता सदैव अनुपस्थित रहेगा। देखिए, इस चीज को यहीं देखिए, और ये देखिए, निम्न में से कोई नहीं। अब देखिए ये लाइन, देखिए इस लाइन को पढ़िए, इतने में आपको और समझिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। देखिए, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, एक एक टॉपिक यहीं क्लियर करा रहा हूं, उसके बाद आप मॉक लगाइए, कैसे भी क्वेश्चन करना। ठीक है, सकर्मक क्रिया प्रभाव कौन पे पड़ेगा? कर्म पर। प्रभाव कौन पे पड़ेगा? कर्ता पे। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक। भेद, कितने भेद होते हैं? तीन भेद। कितने भेद होते हैं? तीन। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? कौन कौन से भेद होते हैं यहीं देखिए। एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। इसके कौन कौन से भेद होते हैं? गत्यर्थक, और एक होता है लास्ट में अपूर्ण। अगर क्रिया से क्वेश्चन किया तो 99% एग्जामिनर सकर्मक अकर्मक क्रिया से ही क्वेश्चन करेगा आपसे। ठीक है, तो इनको समझ लेना। कितने भेद होते हैं? तीन। कितने भेद होते हैं? तीन। एक कर्मक, देखो, अकर्मक क्रिया में सदैव कर्म अनुपस्थित रहेगा, अर्थात कर्म नहीं रहेगा। सकर्मक क्रिया में
सकर्मक क्रिया में क्या होगा, कर्म होगा, सदैव कर्म होगा। अब कर्म एक हो तो एक कर्मक, कर्म दो हो तो द्विकर्मक, ऐसे ही ये क्या है, गत्यर्थक। गत्यर्थक का मतलब है कि अकर्मक क्रिया है पर वो वाक्य से हमें पता पड़ रहा है कि कर्ता गतिशील है, तो गत्यर्थक। और स्तर्थक की क्रिया हो रही है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है पर कर्ता अपनी जगह पे स्थिति पर बैठा हुआ है, स्थित है, स्थिर है, स्थिर कर्मक भी बोल देते हैं, ठीक है। और अपूर्ण अकर्मक क्वेश्चन है ये, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक, ये क्या है, अपूर्ण अकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। देखिए, जब भी कोई वाक्य आए और उसमें तुम्हें कोई भी क्रिया से जस्ट पहले अनुपूरक शब्द दे रखा हो, कोई भी शब्द डाल रखा हो और उसका कर्ता से सीधा संबंध हो, कर्ता की ही विशेषता बता रहा हो वो शब्द, तो वहां होगा अपूर्ण अकर्मक। अगर कर्ता की विशेषता ना बता के किसी अन्य की विशेषता बता रहा हो तो वो कहलाएगा अपूर्ण सकर्मक। आगे क्वेश्चन आ रहा है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहीं देखिए, अभी इसमें देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सकर्मक क्रिया के 3 फॉर्मेट होते हैं। किसी भी वाक्य को लिखते हैं हम कर्ता, कर्म और क्रिया। यहाँ हम कर्ता कर्म क्रिया कर सकते हैं, यहाँ कर्ता कर्म अनुपस्थित रहेगा और क्रिया आएगी। यहाँ हम कर्ता अनुपस्थित करके कर्म और क्रिया भी कर सकते हैं। यहाँ 2 फॉर्मेट बना सकते हैं हम, एक कर्ता प्लस कर्म और क्रिया, इस फॉर्मेट में भी सकर्मक होगा, और एक जहाँ कर्ता अनुपस्थित हो प्लस कर्म प्लस क्रिया, इन दोनों फॉर्मेटों में सकर्मक क्रिया होगी। और इसमें क्या होगा, सदैव कर्ता होगा बट कर्म अनुपस्थित होगा और क्रिया होगी। क्वेश्चन में यही छिपाया है कि सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता सदैव अनुपस्थित होता है, सदैव अनुपस्थित नहीं होता है। कहीं भी कर्ता, कहीं किसी वाक्य में कर्ता होता भी है और किसी वाक्य में कर्ता नहीं भी होता है। और इसका आंसर क्या है, यही है। अगला देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन क्वेश्चनों को इस हिसाब से लाया हूं कि आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चनों में टोटल जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, और आपको अगर कुछ छूट रहा हो तो आपको यही मिल जाए। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य पहचानना है आपको। पहचानिए कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, राहुल कक्षा में पढ़ रहा है, राम बहुत अच्छा लड़का है, वह पवन को बुद्धिमान समझता है। अब इनमें आप मुझको बताइए कि सकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है, बताइए जल्दी, आंसर दीजिए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, राहुल कक्षा में पढ़ रहा है, राम बहुत अच्छा लड़का है, वह पवन को बुद्धिमान समझता है, वह पवन को बुद्धिमान समझता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो वैसे भी एक तुम्हें कर्ता विभक्ति दिख रही है, कर्म विभक्ति दिख रही होगी। देखिए, पहली चीज हम यहीं से लेते हैं। पहला वाक्य है कि पक्षी आकाश में उड़ रहा है, ये सदैव कैसी क्रिया है, इसमें अकर्मक। क्यों है अकर्मक? देखिए, पक्षी कर्ता है, आकाश में स्थान में विभक्ति देखो पीछे, कर्ता विभक्ति देखना, कभी भी सकर्मक अकर्मक क्रिया पूछे विभक्ति जरूर देखना। आपको कारकों का सदैव ध्यान रखना है जब भी क्रिया का क्वेश्चन पढ़े। आपको देखना है कहीं भी कोई कारक तो नहीं बन रहा उसमें। अधिकांश से गलत हमारे इसी कारण हो जाते हैं कि हम कारक नहीं देखते हैं, कारक विभक्ति नहीं देख पाते हैं। तो यहां देखना कि पक्षी ये कर्ता है, ई कौन सा है, अधिकरण, अधिकरण में पेपर, अधिकरण कारक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, और ये क्या है, क्रिया है। तो इसमें कर्म कहीं मिला आपको? कर्म नहीं है, तो ये कैसी है, अकर्मक क्रिया। अब देखिए, राहुल कक्षा में अकर्मक,
पढ़ रहा है, ये भी क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। मछली पानी में तैर रही है, पत्ता पेड़ से गिरता है। ये सदैव ऐसे जब भी आ जाएं आपको कारक विभक्ति देखनी है अगर सकर्मक अकर्मक पूछा जाए तो, याद रखना हमेशा। राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है। अब देखिए ये दोनों अभी मैं आपको बता के आया हूं कि हैं तो अकर्मक ये भी और ये भी, पर अगर अकर्मक के भेद में चलें थोड़ा सा, हालांकि तुम्हारे लेवल में अंदर नहीं जाएगा इतना एग्जामिनर, पर फिर भी आप याद रखना क्योंकि चीजें सरल हैं, कठिन नहीं है। 1 मिनट इनको सुन लेना। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बताइए कर्ता स्थिर है या गतिशील है? गति कर रहा है या फिर स्थिर है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं। गति कर रहे हैं तो ये कौन सा है? गत्यर्थक। गत्यर्थक अकर्मक। राहुल कक्षा में पढ़ रहा है, राहुल कक्षा में गति कर रहा है या स्थिर होकर पढ़ रहा है? तो राहुल कक्षा में स्थिर होकर पढ़ रहा है, तो ये कौन सी है? स्थर्थक। स्थर्थक। और राम बहुत अच्छा लड़का है, मैंने अभी आपको बताई है थोड़ी देर पहले कि अगर आपको दिख जाए कि राम बहुत अच्छा लड़का है, इसमें आपको कर्म दिख रहा है कहीं? बहुत सी बार हमको लगेगा कि जो ये लड़का शब्द है ये कर्म है, पर ऐसा नहीं है, कर्म नहीं है। ठीक है, ये देखना, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम की विशेषता ही है ये क्या? अच्छा लड़का। जब भी क्रिया से पहले कोई अनुपूरक शब्द दिया हो और वो क्रिया की ही विशेषता बताता हो वो शब्द, ये बहुत अच्छा, ये तो विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो वो सदैव कैसा होता है? अपूर्ण। और अपूर्ण में कौन सा? अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म उपस्थित नहीं है। यही कैसा है इसका आंसर? ये क्या है इसका? इसका आंसर है ये भी देखिए, ये भी कौन सा है? ये भी अपूर्ण सकर्मक का उदाहरण है कि वह पवन को, देखो एक तो यहीं से आपको को विभक्ति से कर्म दिख गया, पर एक चीज याद रखना कि जो ये है बुद्धिमान, समझना क्रिया होता है, समझता है। अब यहां भी ये बुद्धिमान अपूरक अनुपूरक शब्द है, पर एक चीज याद रखना, वह समझने वाला कर्ता है कौन? वह कर्ता कौन है? वह। और इस वाक्य में कर्ता की विशेषता नहीं है बुद्धिमान, बुद्धिमान तो कोई और है। और बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान कौन है? पवन। यहां देखो, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम ही करता है, राम ही वो करता है। राम ही है और राम की ही विशेषता है अच्छा, और राम ही लड़का है, ये राम की ही बात बता रहा है। तो यह है अपूर्ण अकर्मक, पर यहां कर्ता का और इसका कोई संबंध नहीं है। जब कर्ता का संबंध नहीं हो, किसी अन्य की सब की विशेषता बताने वाला शब्द हो क्रिया से आगे, तो वहां होती है सदैव अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, वहां होती है सदैव अपूर्ण सकर्मक। यही विशेषता याद रखना। अगर ऐसे वाक्य दिया हो, सदैव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, ये आपको सकर्मक जैसा लगेगा पर ये अपूर्ण अकर्मक। अगर कर्ता हो और क्रिया से पहले कोई ऐसा अनुपूरक शब्द हो जो कर्ता की विशेषता बतलाता हो, जो कर्ता की ही विशेषता बतला रहा हो, वहां अपूर्ण अकर्मक होता है। अगर कर्ता की विशेषता ना बता के किसी अन्य उसी वाक्य में उपस्थित किसी अन्य शब्द की विशेषता बतला रहा हो, तो वहां क्या होगा? अपूर्ण सकर्मक होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर मिल गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान करें। निम्न में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए। पहचान कीजिए, आंसर दीजिए, मुझे आंसर दीजिए। जनता ने कर्ण को अपना प्रतिनिधि चुना। आपको क्या देखना है इसमें? अकर्मक क्रिया। ठीक है, जनता ने कर्ण को अपना प्रतिनिधि चुना। राधा ने गाय को चारा खिलाया, राजा ने गरीबों को कंबल दान में दिए,
राम का भाई बहुत होशियार। राम का भाई बहुत होशियार। राम का भाई बहुत होशियार है। बताइए आंसर इसका। उससे पहले एक चीज याद रखना, आपको अभी मैं बता के आया हूं सकर्मक क्रिया। अगर खाली देखो 2-3 चीज याद रखना। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया अगर आपको इस हिसाब से दिया हो, चलना, ऐसे क्रिया रूप दे दिया हो, पढ़ना, रह, चलना, पढ़ना, लिखना, इस हिसाब से दिए हो, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये अपूर्ण सकर्मक है या अकर्मक है, या सकर्मक है या अकर्मक है? अगर देखिए कभी भी क्रिया शब्द दिए हों और आपसे पूछा गया हो कि सकर्मक है या अकर्मक है, तो उस क्रिया शब्द से क्या या कौन का क्वेश्चन करिए। इससे पूछिए क्या चलना, क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या चलना। क्या चलना का कोई काल्पनिक आंसर आया? नहीं आया। तो ये सदैव, अगर आंसर नहीं आए तो वो सदैव कैसी होगी? अकर्मक क्रिया। और जहां आपको आंसर मिल जाए तो वो कैसी होगी? सदैव सकर्मक क्रिया। पढ़ना, क्या पढ़ना? कुछ ना कुछ तो पढ़ना, पुस्तक, अखबार। लिखना, क्या लिखना? कुछ ना कुछ पत्र लिखना, कविता लिखना, कुछ ना कुछ लिखना। तो ये सदैव कैसी होती हैं? सकर्मक। एक चीज और याद रखिए, 2-3 क्रिया इनका जोड़ा आता है, आप कंफ्यूज हो जाए कभी कि ऐसे आ जाए, एक क्रिया आ जाए खुलना और एक आ जाए खोलना, एक आ जाए उजड़ना और एक आ जाए उजाड़ना। ऐसी क्रिया आ जाएं, आपको ये दी गई हो और आपसे पूछ लें सकर्मक है या अकर्मक है, तो याद रखना ऐसी क्रिया शब्द जैसे खुलना, उजड़ना, जो स्वतः होती हैं, जो स्वतः हो रही हो, जिनके लिए किसी, जैसे पिघलना, जिनके लिए किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ रही हो, जो स्वतः प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। जैसे बर्फ पिघल रही है, अब इसमें कर्ता की आवश्यकता पड़ी? ठीक है। जैसे कुछ भी चीज हो, खुलना वलना, जहां आपको लगे कि यहाँ कर्ता की आवश्यकता नहीं है, ये सदैव कैसी क्रिया होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं। ये सदैव कैसी क्रिया होती हैं? अकर्मक क्रिया। अब इनको देखो, ये खोलना, खोलना, क्या खोलना? आंसर कहीं ना कहीं आएगा। उजाड़ना, क्या उजाड़ना? ऐसी सदैव आ जाए तो ये सदैव होंगी सकर्मक। जैसे एक क्रिया आ जाए, अब याद रखना, एक क्रिया आ जाए, एक क्रिया आ जाए हंसना और हंसाना। हंसना क्रिया अकर्मक होगी और हंसाना क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। इन चीजों को भी याद रखना। और अगर वाक्य में इनका देखना है कि क्रिया सकर्मक है या कर्मक है, तो वाक्य बना दो और वाक्य को भूतकाल का वाक्य बना दो। जैसे राम पढ़ता है, जैसे राम लिखता है, या राम, अगर तुम्हें किसी वाक्य में, अगर आपको किसी वाक्य में अगर आपको किसी वाक्य में ने विभक्ति दिख जाए, ने विभक्ति दिख जाए, आपको किसी वाक्य में ने विभक्ति दिख जाए, तो देखते ही आपको 3 आंसर लगाने हैं। देखते ही आगे पढ़ना ही नहीं है वाक्य, और आपको कह देनी है कि इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया। वाक्य कैसा है? भूतकाल का। 3 आंसर मिलेंगे आपको इधर से। और तीसरा कैसा है? कर्तवाच्य। अगर आपको किसी भी वाक्य में ने विभक्ति दिख जाए तो आपको ये 3 आंसर लगा देने हैं। जैसे राम ने
अगर आपको दिखे बस ने विभक्ति तो आपको ये आंसर दे देने कि सकर्मक क्रिया होगी ने विभक्ति जिस भी वाक्य में दिख जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर मिल गया होगा आपको। इसका आंसर क्या है बताइए? कि जनता ने किरण को, देखो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, जनता ने ये करता है, किरण को, कर्म को अपना प्रतिनिधि। देखिए ये भी कैसा है? अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक कैसे है? कि कर्ता का सीधा संबंध नहीं है किससे? इस प्रतिनिधि से। प्रतिनिधि कौन है? किरण है। ठीक है सर, तो यह है अपूर्ण सकर्मक। राधा ने गाय को चारा खिलाया, सकर्मक। राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, राम का भाई बहुत होशियार है। राम का भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, राम का भाई बहुत होशियार है। देखिए अब यहाँ कर्ता कौन है? भाई। ये क्या है? राम का ये संबंध बता रहा है। ये कर्ता का विस्तारक शब्द है कि राम का भाई क्या है? बहुत होशियार है। होशियार ही कौन है? भाई है। ये क्या है इसका? ये सब एक है। ये कर्ता का विस्तारक है कि राम का भाई बहुत होशियार है, और यही कौन सा है? अपूर्ण अकर्मक। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ये राम का भाई है, किसी को हम पहचान देते हैं उसका भाई है तो वही कर्ता, कर्ता की विशेषता ही बताया जा रहा है, होशियार है। ठीक है भाई। अगला इसका आंसर क्या है? ठीक है, ठीक है, हो गई। अगला क्वेश्चन, अव्यय शब्द के भेदों का असंगत, अव्यय शब्द के भेदों का असंगत युग्म की पहचान कीजिए। अव्यय शब्द के भेदों की असंगत युग्म की पहचान कीजिए। चालाक लड़की बहुत बोलती है, राम के साथ सीता वन को गई। राम पढ़ता है लेकिन श्याम खेलता है, वह क्या कविता है? अव्यय शब्द आ माने नहीं, वे माने खर्च होना। आ माने नहीं, वे माने खर्च होना, या इन्हीं को अविकारी शब्द भी बोलते हैं। ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन में काल व कारक के आधार पर, जिनको एक से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सके, वही सब कैसे कहलाते हैं? अव्यय शब्द। इनके ही कुछ भाग होते हैं निपात, जैसे आपने पढ़े होंगे तो, तक, पर, ही। ये सब कैसे होते हैं? निपात। हिंदी में इनकी संख्या होती है 9 होती है। इनके संदर्भ में आप सुनिए कि अव्यय शब्द पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। अविकारी शब्द 4 होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक, दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय। अगर दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़कर जब एक वाक्य बनाते हैं, तो उन दो उपवाक्यों को जिन शब्दों के माध्यम से जोड़ा जाता है, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, यथा, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम खेल रहा है, राम हंसता है लेकिन श्याम रोता है। ये लेकिन हैं, किंतु हैं, परंतु हैं, ऐसे शब्द आ जाएं तो सदैव वहाँ क्या होता है? समुच्चय बोधक। और विस्मयादि बोधक, जहाँ विस्मयादि बोधक अचरज, घृणा, और सबसे बड़ी बात विस्मयादि बोधक को पहचानने के लिए ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। आपको असंगत का ध्यान रखना है। असंगत कौन सा है? कि चालाक लड़की बहुत बोलती है। चालाक लड़की, लड़की की विशेषता क्या है? चालाक है और बहुत बोलती है। बोलना, बोलना क्रिया है। बहुत, बहुत ही क्या है? बहुत शब्द है, वो क्या है? क्रिया विशेषण है। और यही कैसा है? इसमें यही पूछा गया है। ये सही है। राम के साथ सीता वन को गई। साथ दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को देखिए, दो संज्ञा सर्वनाम, एक तो ये रहा राम और एक सीता। दोनों संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध बता रहे हैं, या दोनों के बीच में आ जाएं, या उनके मध्य संबंध बताएं। ऐसा नहीं है कि ये बीच में ही आए, पीछे भी आ सकते हैं। कि दोनों, दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध बताने वाले शब्द सदैव क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। के साथ, के बिना, हेतु, मगर, कारण, बगैर, ऐसे शब्द आ जाएं कि राम के बिना सीता, मोहन के बिना श्याम, राहुल के बिना मोहन, ऐसे शब्द आ जाएं, सदैव कैसे होंगे? संबंध बोधक अव्यय होंगे। राम, ये भी सही है,
राम पढ़ता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो ये शब्द होते हैं, बीच वाले शब्द, ये दो उपवाक्यों को, ये सदैव कैसे कहलाते हैं? समुच्चयबोधक। अब याद रखना, समुच्चयबोधक में अगर थोड़ा सा एग्जामिनर आगे बढ़ा तो समुच्चयबोधक में एक चीज याद रखना कि समुच्चयबोधक सदैव या तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ क्लियर करना, संयुक्त वाक्य में होंगे या मिश्रित वाक्य में होंगे। पहली बात तो क्यों होंगे ये चीज़ आप क्लियर कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि साधारण या सरल वाक्य तो छोटा होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य दो साधारण या संयुक्त छोटे छोटे या सरल वाक्यों को मिलकर बनाए जाते हैं, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, तो सदैव इनमें होंगे। अब याद रखना, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक संयोजक, हालांकि तुम्हारे इतने काम का नहीं है, तुम्हारे आगे नहीं जाएगा, बट इतना याद रखना, मैं जब वाक्य कराऊं तब याद रखना, यही शॉर्ट बताता हूं आपको कि अगर सब संयुक्त वाक्य लगे आपको और अगर आपसे अव्यय पूछा जाए, संयुक्त वाक्य जहां दोनों वाक्य दो सरल वाक्य जुड़े हों, दो सरल उपवाक्य हों और उनको जोड़कर एक वाक्य बनाया गया हो, लेकिन दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो, वहां संयुक्त वाक्य होगा। तब वहां आपको संयोजक लिखना है, तब आपको संयुक्त का समझ जाना कि वहां क्या है, समुच्चयबोधक। और मिश्रित वाक्य जब दो या दो से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, जोड़कर एक वाक्य बना रहे हों, पर एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी सभी उन पर आश्रित हों। कि गांधी जी ने कहा, मैं बहुत सरल तरीका में आपको वाक्य कराऊंगा, बहुत ही नॉर्मल तरीका से, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे आप, याद रखना। और ये वह क्या कविता है, ये क्या है, क्रिया विशेषण नहीं है, ये क्या है, विस्मयादि बोधक। तो असंगत क्या है, एक बार दोबारा फिर सुन लीजिए कि क्रिया से जस्ट पहले होंगे और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होंगे। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक इसकी ट्रिक होती है का सिर्फ, याद रखना, कौन सी? कास रिप। का से कालवाचक क्रिया विशेषण जो वाक्य में समय के बारे में जानकारी देते हैं क्रिया से जस्ट पहले। साथ ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और पासे परिमाणवाचक। इनमें अगर आपको पढ़ना है तो बस इसी को पढ़ना, किसको? काश्रिप क्रिया विशेषण। देखो, अगर आपको कोई भी वाक्य में क्रिया से पहले समय वाला वाक्य समय जैसा शब्द मिले, जैसे काल बताए, काल का प्रचायक बताए, क्रिया की विशेषता बता रहा हो कि 2 बजे से, कि राम कल 2 बजे जयपुर को जाएगा। अब यहाँ 2 बजे जो शब्द है वो सब कैसा है? कालवाचक। जयपुर को जाएगा वो स्थानवाचक। और परिमाण, अगर मात्रा की बात करें कि कम, ज़्यादा, बहुत, देर, ये सब कैसे होते हैं? परिमाणवाचक। और रीति की क्रिया कैसे हो गई कि बस फटाफट बढ़ गई, आंधी एक साथ तेजी से आई, ऐसे शब्द कैसे होते हैं? क्रिया की कैसे क्रिया हुई है, उसी को क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के भेद पूछ ले और रीति क्रिया को करने का तरीका, परिमाण मात्रा की बताया जाएगा, स्थान के बारे में बताया जाए तो स्थानवाचक, और काल के या समय के बारे में बताया जाए या दिशा के बारे में बताया जाए
कि ये उत्तरी दिशा या दक्षिणी दिशा या दिशा के बारे में बोध कराया जाए तो सदैव क्या होगा, कालवाचक। इसमें रीतिवाचक में याद रखना, क्रिया के मना करने पे कि आप यहाँ मत खेलो, आप ये मत करो, या स्वीकृति देने पे आप यह कर सकते हो, आप यह नहीं कर सकते, सदैव क्या होगा, रीतिवाचक, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा व्याकरण में निम्न में से कौन सा भाषा के परिवर्तन का अंग या रूप नहीं है? हिंदी भाषा व्याकरण में निम्न में से कौन सा भाषा का अंग या रूप नहीं है? देखो, नहीं, ये शब्द मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं या असत्य जैसे शब्द, असंगत जैसे शब्द पर पहले ही गोला कर लेना। हमारे 1 से 2 क्वेश्चन तो हम ना पढ़ने के कारण ही गलत कर जाते हैं। ठीक है, कि प्रश्न अच्छी तरह पढ़ाई नहीं और हम प्रश्न को गलत करे आए। ठीक है, आंसर आते आते हम पेपर को में क्वेश्चन को गलत करे आते हैं। देखो, हिंदी भाषा व्याकरण में निम्न में से कौन सा भाषा के परिवर्तन का अंग या रूप नहीं है? देखो, 2 चीज होती हैं, एक भाषा के परिवर्तन के अंग, एक तो है भाषा के परिवर्तन के अंग कि कोई भी शब्द है हम उसे कैसे कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो वो होते हैं कितने, 4। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक और काल, ये 4 होते हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। देखो, हम जानते हैं, ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, लिंग एक वचन और बहुवचन, वचन एक वचन और बहुवचन, लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कारक हमारे हिंदी में कितने होते हैं, और काल कितने होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, ये होते हैं। ठीक है, लिंग आप सभी पहचान जाओगे, नहीं तो लिंग और वचन, लिंग में कभी भी कंफ्यूजन हो लिंग और वचन में, तो उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करें। जैसे आंसू शब्द आया, हस्ताक्षर शब्द आया, तो ऐसे देखो कि आंसू निकल रहे हैं या आंसू निकला या आंसू निकली, इस हिसाब से आपको देखना है, वाक्य में प्रयोग करें। हस्ताक्षर किए या हस्ताक्षर किया या हस्ताक्षर की, तो सदैव जैसे प्राण निकले या प्राण निकला, प्राण निकले, दर्शन किए या दर्शन किया, दर्शन किए, वाक्य में प्रयोग करके देखना, तो लिंग और वचन का आपको आंसर मिल जाएगा। कारक आगे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, काल वाक्य के साथ हम करा ही देंगे। ठीक है, अब इसमें कि भाषा के परिवर्तन के अंग, आंसर देना, एक चीज और नीचे लिखता हूं मैं, एक तो होता है भाषा के परिवर्तन के अंग और एक आता है भाषा की संरचना के अंग। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सभी चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी। और भाषा की संरचना या निर्माण के अंग कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, 4 कौन कौन से होते हैं, वो 4 और लिख लेना। संधि, जिनसे हम शब्द बनाते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भाषा की संरचना के अंग होते हैं, ये भाषा के संरचना के अंग होते हैं, ये भाषा के परिवर्तन के अंग होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं, आप सभी को पता है, संधि 3 प्रकार की होती हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, बताइए, समास कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को आंसर देना है, समास कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग, हिंदी में हमारे उपसर्ग 22 होते हैं, संस्कृत में भी 22 होते हैं। और प्रत्यय, प्रत्यय आगे पढ़ेंगे, कितने, 2 प्रकार के होते हैं, वो आगे टॉपिक आएंगे तब बताएंगे कैसे कैसे प्रत्ययों को आगे डिवाइड किया गया है। ये भाषा की संरचना के अंग हैं, ये भाषा के परिवर्तन के अंग हैं, ये भाषा की संरचना के अंग हैं, ये भाषा की परिवर्तन के अंग हैं। इसमें देखिए कि भाषा की परिवर्तन के अंग नहीं है, लिंग है, वचन है
उपसर्ग कारक, बताइए कौन सा नहीं है? लिंग वचन, ये किसका है? संरचना का अंग। ये किसका है? संरचना का। ठीक है, दो चीज याद रखना। कल मैंने बताया था विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द कितने होते हैं? और अविकारी शब्द कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अव्यय, समुच्चय बोधक, अव्यय और विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी आ जाए, परिवर्तन के कितने अंग? 4। संरचना के कितने? 4। विकारी 4, अविकारी 4। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पिछली क्लास में करा चुका हूं। अविकारी शब्द आज की क्लास में करा चुका हूं कि क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले क्रिया विशेषण 4 होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। संबंध बोधक 2 संज्ञा सर्वनाम शब्दों के मध्य आए, जैसे के साथ, के बिना, के रहित, हेतु, कारण, ऐसे शब्द आ जाएं जो उनमें समझ बताएं कि राम के बिना श्याम। और समुच्चय बोधक 2 उपवाक्य हों और उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, वो समुच्चय बोधक। लेकिन किंतु परंतु ऐसे आ जाएं, वो समुच्चय बोधक। और विस्मयादि बोधक जो वाक्य के शुरुआत में आएंगे और इस चिन्ह के साथ आएंगे सदैव। ठीक है, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। लिंग, हमारे हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। कारक कितने होते हैं? 8। और काल 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आगे वाक्य के टॉपिक में क्लियर करेंगे। भाषा की संरचना के अंग, भाषा की संरचना के अंग 4 होते हैं। संज्ञा, भाषा की संरचना के 4 अंग होते हैं, या बनावट के 4 अंग होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि 2, कोई भी 2 वर्णों को, 2 शब्द हैं, उन शब्दों के अगर हम वर्णों को मिलाकर अगर एक नया शब्द बनाते हैं, 2 वर्णों को परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न हो जाए और एक नए शब्द का निर्माण हो जाए, वही संधि कहलाती है। समास, सम, धन, आस। सम माने हम चीजों को पास पास में लेके, संक्षेप में लेके लिखना। जैसे हवन के लिए सामग्री को हवन सामग्री लिखते हैं। जैसे कन्या का दिया हुआ दान, कन्या का दिया हुआ दान, कन्यादान लिखते हैं। जैसे पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट लिखते हैं। अगर उन चीजों को छोटा करके, शॉर्ट करके या संक्षिप्त में लिखना ही समास कहलाता है। उपसर्ग, ऐसे शब्दांश, ये शब्द नहीं होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ गए, अर्थात पहले जुड़ के उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें, वही उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें, प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप 20 दिन जुड़ जाइए मेरे से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि 10 दिन में आपको थ्योरिकल, ये जितने भी हैं ये थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूं। उसके बाद आपको हर टॉपिक के वो जो आ चुके हैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगा। और उसके बाद आप मेरे को बताना कि आपका एक भी क्वेश्चन रहा हो तो। कारक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कारक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हिंदी भाषा में पदों को जोड़ने के लिए कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल साहब, हिंदी भाषा में अगर हम पदों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने ये कारक विभक्ति है। पदों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कारक का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हिंदी भाषा में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 ही भेद होते हैं। एक वाक्य में 1 से अधिक कारक हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, एक वाक्य में 1 से अधिक कारक हो सकते हैं, पर सदैव याद रखना एक वाक्य में 1 से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन
लेकिन लेकिन एक वाक्य में एक समान अर्थ वाले एक से अधिक कारक नहीं होंगे। हर एक समान कारक विभक्ति हो सकती हैं, समान कारक विभक्ति एक वाक्य में हो सकती हैं, पर हर कारक विभक्ति का उस एक वाक्य में अलग अलग अर्थ होगा। और हिंदी व्याकरण के वाक्य रूप में कारकों का पढ़ने का क्रम कर्ता से संबोधन कारक की तरफ होता है। यह चीज़ें आपको शायद यहाँ आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये आप याद रखना, एक शब्द आता है कारक, एक शब्द आता है कौन सा? कारक। कोई परिभाषा से क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे, बस सीधा पूछेगा कि हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? इनकी संख्या होती है 8। कौन कौन से? कर्ता। और इसकी विभक्ति क्या है? कर्ता ने। कर्म, कर्ता ने। कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग और कौन कौन से हैं? संबंध, काकी के, रारी रे, और नानी ने। अधिकरण, अधिकरण में, पे और पर। आठवां संबोधन। याद रखना कि कारक कितने होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक कितने होते हैं? हिंदी में 8 होते हैं। बाकी संस्कृत में कितने होते हैं? संबोधन और संबंध को छोड़ के कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये दो ये हमारे हिंदी में होते हैं, संस्कृत में नहीं होते हैं। ठीक है, मूल रूप में कारकों का जो भेद होते हैं जो संस्कृत में वो 6 होते हैं और हमारे हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो आपको सभी को याद होगा, पर कभी भी वाक्य में जब इनका प्रयोग किया जाए तो वाक्य में सदैव इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले किसी वाक्य में जो कर्ता लिखा जाता है वो लिखा जाता है संबोधन। सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? संबोधन। उसके बाद जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है संबंध। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाता है? कर्ता, और कर्ता के बाद अधिकरण, अधिकरण के बाद अपादान, संप्रदान, करण और कर्म। हम पहले लिखेंगे संबोधन, फिर संबंध, फिर कर्ता, कर्ता के बाद फिर उल्टे चले आएंगे अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण और कर्म। इस हिसाब से हम वाक्य में कारकों का प्रयोग करते हैं। अगर हम इस हिसाब से वाक्य में कारकों को नहीं लिखते हैं तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर छपा है और यही इसका आंसर है। मैं आगे
आपको चीज़ें क्लियर कराता हूँ, एक दो एग्जाम्पल के द्वारा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक चीज़ याद रखना, कोई भी चाहिए अगर शब्द लगा हो किसी वाक्य में, उसमें आपको सदैव कर्ता कारक मानना है। आपको पढ़ लेना चाहिए, अब आपको जाग जाना चाहिए, अब आपको यूपी पुलिस की मेहनत करनी चाहिए, अब आपको अपनी वर्दी वाले सपने आ जाने चाहिए। इनमें कर्ता कारक होता है। कर्म जहाँ को विभक्ति हो, या फिर अगर समय बताया गया हो, या फिर ऐसी चीज़ें बताई गई हो दोनों तरफ, इस ओर उस ओर की तरफ, इस तरफ उस तरफ, उनमें सदैव कर्म होता है। कारण अगर विकलांगता का भाव हो, हम अंग भंग हो कि, या फिर ऐसे शब्द जो किसी चीज़ की पहचान कराते हो कि आप बातों से बड़े होशियार लगते हो, आप दाढ़ी से बदमाश लगते हो, ऐसे शब्द जो किसी चीज़ की पहचान करा रहे हो, किसी की जानकारी दे रहे हो, उनमें करण कारक होता है। और जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, अगर ऐसे हो तो भी क्या है, करण कारक हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए ऐसे जहां हम कभी किसी की मनोकामना करें, पसंद हो, प्रसन्न हो, हम इच्छा जाहिर करें अपनी, वहाँ सदैव संप्रदान कारक होगा। मेरी यह कामना है कि आप सब यूपी पुलिस में लग जाओ, मेरी तो यह कामना है कि आप सभी के शरीर पर खाकी वर्दी हो, सदैव क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक ऐसे वाक्य जहां आपको लगे कि कोई चीज़ अलग हो रही है, या दूरी वाले वाक्यों में कि मेरा गांव शहर से बहुत दूर है, कि गंगा, या फिर कोई ऐसे वाक्य कि कोई चीज़ कहीं से उद्गम होता है, किसी चीज़ का कोई चीज़ कहीं से निकलती है, निकलने वाले वाक्यों में भी अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, ऐसे वाक्यों में भी कैसा होगा, अपादान कारक होगा। संबंध में अभी आपको बताऊंगा, दो चीज़ याद रखनी है। उसके बाद पहले आइए अधिकरण में। अधिकरण वाले वाक्यों में याद रखिए स्थान वाले वाक्य बताया जाएगा। अधिकरण में, पेपर, ये इसकी क्या होंगी, विभक्ति होंगी। जहां अधिकरण कारक होगा वहीं आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अधिकरण कारक की सेम परिस्थितियों में होते हैं, सेम कंडीशन में होते हैं। अधिकरण कारक में एक चीज याद रखना, अधिकरण कारक में सदैव विशेषण की उत्तमावस्था आती है। उत्तमावस्था, अगर देखिए विशेषण की तीन अवस्था होती हैं। मूल अवस्था, जब एक संज्ञा सर्वनाम की किसी के साथ तुलना नहीं की जाए। उत्तरावस्था, एक संज्ञा सर्वनाम की दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ तुलना कर दी जाए कि राम मोहन से होशियार है, मोहन श्याम से अच्छा खेलता है। अगर ऐसे तुलना कर दी जाए, एक संज्ञा सर्वनाम की दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ तुलना कर दी जाए, तो वहाँ उत्तरावस्था होती है। और उत्तमावस्था, अगर एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना सबके साथ कर दी जाए कि राम तो सबसे होशियार है, मोहन क्लास में सबसे होशियार है, ऐसी तुलना कर दी जाए, तो वहाँ सदैव का हो गया, वहाँ होगा तुम्हारा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था वाले वाक्यों में कौन सा कारक होता है, अधिकरण। और उत्तरावस्था, अगर एक संज्ञा सर्वनाम के साथ दूसरे की तुलना करी जाए तो अपादान कारक। और उत्तमावस्था सबकी तुलना कर दी जाए तो अधिकरण कारक। और संबोधन कारक अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो जैसे विस्मयादिबोधक अव्यय वाले वाक्यों में ही संबोधन कारक आपको मिल जाएगा। ये सदैव इस चिन्ह के साथ मिलेगा आपको, ठीक है, वही संबोधन कारक होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। कि राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, उक्त वाक्य में कौन कौन से कारक हैं। उससे पहले जो अभी चीज़ मैंने पीछे बताई है उसको दोबारा रिकॉल कराता हूँ आपको, कि अगर वाक्य में कारक का प्रयोग, इसको याद रख लेना, वाक्य में कारक प्रयोग, कैसे आपको वाक्य में कारकों का प्रयोग करना है, कैसे लिखना है। तो ऐसे लिखना, सदैव पहले नंबर पे आपको सदैव कोई वाक्य में अगर संबोधन दिख जाए तो संबोधन लिखना है, संबोधन कारक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको लिखना है संबंध। संबंध कारक। उसके जस्ट बाद आपको लिखना है
थर्ड नंबर पे कर्ता, फोर्थ नंबर पे अधिकरण, फिफ्थ नंबर पे अपादान, सिक्स नंबर पे संप्रदान और सातवें नंबर पे करण और सबसे अंत में कर्म। इस हिसाब से आपको वाक्य में कारकों का क्रम लिखना है। पहले हमेशा अगर एक वाक्य में एक से अधिक कारक हों तो पहले लिखना है आपको संबोधन, अगर संबोधन है तो संबोधन, नहीं है तो संबंध, है तो संबंध, संबंध नहीं है तो कर्ता, कर्ता नहीं है तो अधिकरण, अधिकरण। इस हिसाब से क्रम निर्धारित करना है। तो उसका आंसर अभी आपने दिया है नहीं, इसका आंसर क्या है? ये, हाँ दे दिया, ये कि राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। तो देखिए अगर ये वाक्य इस हिसाब से होता, देखिए राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है सर। अगर ये ऐसा होता, देखो ये कौन सा है, मैं यही चीजें बताना चाह रहा हूं आपको। यह है कर्ता, यह है कर्म और यह है कर्ता ने कर्म को किससे मारा है? माध्यम क्या लिया है? करण। तो पहले कौन आएगा? देखो इनमें कर्ता है तो पहले आएगा, पहले नंबर पर कर्ता आएगा, कर्ता है। उसके बाद अधिकरण है, अधिकरण नहीं है, अपादान है, अपादान नहीं है, अब संप्रदान है, संप्रदान नहीं है, करण है, करण है। तो उसके बाद ये करण यहाँ आता और कर्म यहाँ जाता है। इसलिए ये वाक्य कैसा है? वाक्य अशुद्ध। वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाएगा? कि राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा, तब ये क्या होगा? वाक्य शुद्ध होगा। इसी आधार पे हम क्रम पढ़ेंगे। और भी अगर कारक होते तो उन्हें भी लगा लेते हम, पर क्रम हमें सदैव यही लगेगा। पहले संबोधन, फिर संबंध, फिर कर्ता, फिर अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण और कर्म। यही क्रम में आपको लिखना है। इसमें देखिए राम ने कौन कौन से हैं? कर्ता है बाण के द्वारा, कर्ता है, करण है और कर्म है। कर्ता, कर्ता है, कर्म है, अपादान, कर्ता, कर्म, करण। इसका आंसर कर्ता, कर्म और करण, कर्ता, कर्म और करण। छत से बच्चा गिर गया, अलग होने के अर्थ वाले वाक्यों में सदैव कौन सा आता है? सभी आपको पता होगा, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, आप जब समास की क्लास में लेके आऊंगा वहां एक बार फिर से आपको यह कारक समझाया जाएगा। एक बार यहां समझ लो, एक बार वहां समझ लेना, और फिर कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा कारक से संबंधित। उसके बाद कभी भी आपको कारक में कोई भी समस्या नहीं आएगी। समझो कि बच्चा छत से गिर गया, दूर होने के अर्थ में। जैसे एक और मुझको बताना है, इतना ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? इनमें दोनों में मुझे देखकर बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है और अशुद्ध है। एक चीज याद रखना, ये और ये अगर ऊपर बिंदी लगी हो तो ये सदैव आएंगे, ये सदैव आएगा बहुवचन में। और अगर बिंदी नहीं लगी हो और ऐसा हो सिंपल तो ये सदैव आएगा एक वचन में।
जब वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन आए तो सदैव याद रखना, इन छोटी छोटी चीज़ों को एग्जामिनर छिपा जाता है, आप बिंदी को देख के ही नहीं चलते हैं और आपको वाक्य शुद्ध लगता है, और यहीं आप वाक्य को अशुद्ध वाक्य को भी शुद्ध समझ बैठते हैं और अपने क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। तो आपको वाक्य शुद्धि में ये चीज़ देख के चलना है, कहाँ वाक्य शुद्ध है नहीं। क्वेश्चन जब आए कि वाक्य शुद्ध है नहीं है तो पीछे है भी देखना, पीछे देखना कि ऐसे आए। आगे बता दूंगा जब वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन लाऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझो कि ये एक वचन में, ये बहुवचन में, पेड़ से पत्ता गिरता है या पत्ता पेड़ से गिरता है, इसमें कौन सा सही है बताइए भाई। अगर आप अभी जस्ट अगर ये समझ गए होंगे तो आंसर भी आपको पास मिल गया होगा कि इसमें करता कौन है, गिरने का काम कौन कर रहा है, गिर कौन रहा है, इसमें गिर रहा है कौन, पत्ता। करता कौन है, पत्ता। अलग किससे हो रहा है, अलग किससे हो रहा है, अलग किससे हो रहा है, ये पेड़ से। पेड़ से अलग होने के अर्थ में कौन से आते हैं सदैव, अपादान। और गिरना क्रिया है तो बताइए पहले कौन सा आता है, यहीं देखिए, यहाँ देख लो दोबारा, पहले कौन आएगा, कर्ता आएगा या अपादान आएगा। पहले कर्ता आएगा उसके बाद अपादान आएगा। तो हमने क्या लिखा है वहाँ पे, हमने वहाँ पे अपादान पहले लिखा है और कर्ता बाद में लिखा है, जबकि कर्ता पहले आएगा, अपादान बाद में आएगा। तो ये कैसा है, अशुद्ध, और ये कैसा है, शुद्ध। आज के बाद याद रखना शुद्ध कौन सा है, पत्ता पेड़ से गिरता है, ना कि पेड़ से पत्ता गिरता है। समझ गए कौन सा है। और एक आध क्वेश्चन और बताता हूं आपको वाक्य शुद्धि का, यहीं कि एक क्वेश्चन आ जाए कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा नहीं, और कौन सा कारक है बताइए। इनमें सदैव याद रखना, आकाश में विभक्ति दिख रही है, ये कौन सी है, अपादान कारक। और ये कौन सा है, पक्षी, कर्ता। जो कार्य करता है वो कर्ता, पहले अपादान आएगा या वो आएगा। तो सदैव ये कैसा है, अशुद्ध, ठीक है। और ये कैसा है, ये कैसा है भैया, शुद्ध। पर अगर अब भी इसको शुद्ध मान रहे हो तो उनके लिए बता दूं कि ये अब भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि हमने इसमें एक चीज़ छिपाई, मैंने अभी आपको बताई कि मैंने यहाँ बिंदी छिपाई। अब ये कैसा है, शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर, छत से बच्चा गिर गया, दूर होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। मेरा गांव शहर से बहुत दूर है, मैंने अभी बताया है। अगर कहीं से निकलने का अर्थ, नदियों का उद्गम का अर्थ हो कि गंगा हिमालय से निकलती है, मेरा घर गांव से बहुत दूर है, मेरा गांव शहर से बहुत दूर है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं दूरी के अर्थ वाले में, सदैव कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। सदैव कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। संप्रदान कारक के लिए एक चीज़ और समझ लेना कि एक चीज़ होती है कि हम जब एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया पढ़ते हैं, वह में एक चीज़ छोड़ दी मैंने आपको। एक क्वेश्चन और है लास्ट, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी हम एक कर्मक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में देखें कि सकर्मक क्रिया जब भी पढ़ें और वहाँ एक कर्मक द्विकर्मक हो, जहाँ अगर द्विकर्मक दिखे आपको तो सदैव याद रखना दो कर्म होते हैं, एक गौड़ कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म क्रिया से जस्ट पहले होगा और निर्जीव होगा, क्रिया से जस्ट पहले होगा और
निर्जीव होगा, ये सजीव होगा और को विभक्ति सहित होगा। ठीक है सर। अब दूसरी चीज कि एक जैसे क्वेश्चन आए, राजा ने गरीबों को कंबल दान, राजा ने गरीबों को कंबल दान में दिए, जैसे ही आ जाए। देखो गरीबों को, ये कौन सा कर्म है? ये कौन सा कर्म है? गौड़ कर्म, क्योंकि सजीव विभक्ति के साथ है। और ये कौन सा है? कंबल, ये मुख्य कर्म। अब एक चीज याद रखना, जब कभी भी आपको ऐसे लगे, जब कभी किसी वाक्य में हम कोई सकारात्मक चीज देते हैं और उस चीज को हम वापस लेने का भाव नहीं रखें और हम किसी के हित के लिए दे रहे हैं, किसी के सार्थक के लिए दे रहे हैं, किसी की सकारात्मकता के लिए दे रहे हैं और उसको वापस नहीं लें, तो वहाँ सदैव जो ये को होता है, जो ये कर्म कारक आपको दिखता है, ये सदैव संप्रदान कारक का रूप ले लेता है। और जब ये संप्रदान कारक बन जाता है, और जब ये संप्रदान कारक बन जाता है सजीव होगा और को, और जब ये संप्रदान कारक बन जाता है तब यहां संप्रदान कारक ही गिना जाता है और तब यहां ये कर्म के अंतर्गत नहीं आके संप्रदान कारक होता है और तब एक ही कर्म होता है। कौन सा? मुख्य कर्म होता है। और ऐसे वाक्यों में सदैव एक ही कर्म माना जाता है, द्विकर्म नहीं माना जाता है। समझ में आई? अभी आपसे पूछी कि मोहन ने श्याम को कंबल दिया, या मोहन ने श्याम को वस्त्र दिए, या मोहन ने धोबी को वस्त्र दिए। अब ये ऐसे वाक्य हैं, इन धोबी को वस्त्र दे रहे हैं तो हम वापस नहीं लेंगे। ठीक है। अगर हम वापस नहीं लें, कोई चीज हमें दिख रहा है कि हमें वाक्य से लग जाए कि हमने दान कर दिए हैं और अब इसको हम वापस नहीं लेना चाहते हैं, या हमारा इनके प्रति सकारात्मक भाव है, अब हमारा कोई इसे उद्देश्य नहीं है कि इस वस्तु को वापस लें, तब वहाँ संप्रदान होगा। अन्यथा नकारात्मक चीज हो, जितनी भी कोई भी नकारात्मक चीज हो, जैसे अब न्यायाधीश ने अपराधी को दंड दिया, अपराधी और दंड दो अलग अलग हो गए, तब यहाँ होगा द्विकर्मक। ठीक है। सदैव ऐसे वाक्यों में द्विकर्मक होगा, पर जहाँ लगे तो मैं द्विकर्मक है, पर वहाँ सकारात्मक चीज किसी को दी जा रही है, दान में पुण्य में दी जा रही है, पर वहाँ हम लेने का भाव नहीं, वहाँ संप्रदान कारक हो जाता है और तब वहाँ सदैव आपको देखे ना आना है कौन सा आंसर? द्विकर्मक नहीं, एक कर्मक। ठीक है सर। इसका आंसर क्या होगा? अपादान हो गया। ये चीजें भी यहाँ क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप सबका यूपी पुलिस में चयन हो। मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप सबका यूपी पुलिस में चयन हो। इसमें सर कौन सी? इसमें बताइए सर, कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? ठीक है। इसमें अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि हम कामना करते हैं किसी चीज की, तो सदैव वहाँ कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। और इसका आंसर क्या होगा? कामना करते हैं, किसी के मंगल शुभकामनाएं करते हैं। मैं कहूँ किसी से कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब यूपी पुलिस में अभी कांस्टेबल बनो, उसके बाद एसआई थानेदार बनो और उसके बाद एसपी बन जाओ। ठीक है। ये सभी कैसे होंगे? संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। देखिए, मैं आपको
एक शेड्यूल के रूप में बता दूं कि मैं ज़्यादा क्लासें नहीं लूँगा आपकी, मैं कम क्लासों में, आज की यह तीसरी क्लास रही है। हम पहली क्लास जो हमारी हुई थी उस क्लास में हमने वर्ण व्यवस्था को 12 से 13 क्वेश्चनों में कंप्लीट कर चुके हैं। स्वर है, व्यंजन है, उनके भेद, कैसे उच्चारण स्थान है, हर चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर एक आध चीज़ छूट जाएगी तो मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा, उसमें जो यूपी पुलिस के जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पे, ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन के आधार पे करा रहा हूँ, हर चीज़ थ्योरिकली आधार पे समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, उसमें आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा बस। ये वर्ण व्यवस्था करा चुका हूँ क्लास नंबर 1 में। एक दूसरी क्लास हुई थी हमारी जिसमें हमने शब्द के उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, तत्सम तद्भव देशी विदेशी संकर ये समझ लिए, योग ऋण और यौगिक समझ लिए, सार्थक निरर्थक शब्द समझ लिए, विकारी और अविकारी शब्द समझ लिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये सभी शब्द, ये सभी चीज़ें मैं इसी एक क्लास में, इतना सब कुछ एक ही क्लास में करवा चुका हूँ। और अगर आप उस क्लास को अच्छी तरह लेते हैं तो उससे बाहर कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें मैं एक ही क्लास में करवा चुका हूँ। कौन कौन से? ठीक है, यहाँ हमने शब्द सुना, शब्द का उत्पत्ति का आधार लिया था जिसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और संकर शब्द, 2 भाषाओं के शब्द, एक संकर, ये सब हम कर चुके थे। ये एक ही क्लास में करा दिया था। एक व्युत्पत्ति जिसके आधार पर ऋण, जिसके आधार पे जिसके आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण, ये हम कर चुके थे। फिर हम अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक इनको जान चुके थे। एकार्थी क्या होते हैं, अनेकार्थी क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बताई आपको। उसके बाद विकार के आधार पे हमने बताया आपको, विकार के आधार पे 2 होते हैं, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। विकारी 4 होते हैं, विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी भी 4 होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध, संबंध बोधक, समुच्चय, बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब देखिए, मैंने इसको छोड़ के चलो लिख देता हूं इसको।
एक ही क्लास में ये सभी चीज़ करा चुके हैं। किनको? इनको छोड़ के और इसको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी सब चीज़ मैंने एक ही क्लास में करा चुका हूँ। आज ही हमारी क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 3 में हमने आज क्रिया को समझा। क्रिया के साथ ही अव्यय या अविकारी शब्द जो होते हैं उनको समझा। उसी के साथ हमने समझा कारक। इन सभी को हमने एक ही क्लास में समझा है। ठीक है, आने वाली क्लास जो आपकी रहेगी उसमें आपके लिए क्लास नंबर 4 रहेगी। और उस क्लास में मैं कह रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा क्लास नहीं, 10 क्लास रखूँगा। उसमें आने वाला एक क्लास में आपके लिए एक ही क्लास में आपके लिए रखा जाएगा उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं और लिंग हैं और वचन है। आज लिंग वचन की थोड़ी सी बात बताई थी। एक क्लास में ये आएगा। क्लास नंबर 5 होगी, उसमें 2 ही चीज़ होंगी, संधि है और समास है। फिर क्लास नंबर 6 होगी आपकी, जिसमें आपके वाक्य रचना, वाच्य और विराम चिन्ह ये होंगे। क्लास नंबर 7 होगी आपकी। अगर आपका एक भी टॉपिक छूट जाए तो मुझसे कहना। क्लास नंबर 7 होगी आपकी और वो होगी वाक्य शुद्धि प्लस शब्द शुद्धि। और फिर एक क्लास रहेगी आपकी क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 8 में आपकी रहेगी हिंदी का इतिहास प्लस बोलियां। और उसके बाद जो अगली क्लास रहेगी क्लास नंबर 9, कौन कौन सी चीज़ें छूट गई? ये हो गई क्लास नंबर 9। क्लास नंबर 9 में आपकी साहित्य में जैसे रस, छंद, अलंकार। और क्लास नंबर 10 में आपकी रचना है। उसके बाद अगली 5 क्लासन में क्लास 5 1 से 7 क्लास चलेंगी, 7 दिन चलेंगी आपकी। और इसमें क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन कराए जाएंगे पर डे और बार बार रिवीजन कराया जाएगा दोबारा से। उसके बाद हिंदी खत्म। ठीक है मेरे भाइयों, इस आधार पे हम चलेंगे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस आधार पे मैं दोबारा फिर बता दूं आपको, एक क्लास में वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर चुका हूं। दूसरी क्लास में जो आने वाली क्लास रहेगी
उसमें मैंने शब्द कर दिए हैं दूसरी क्लास में। उसमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशी विदेशी ये समझा दिए हैं, व्युत्पत्ति समझा दिए हैं, अर्थ सार्थक निरर्थक विकारी शब्द समझा दिए हैं। अविकारी आज क्लास नंबर 3 में मैंने क्रिया अव्यय और कारक आपको क्लियर कर दिया है। और क्लास नंबर 4 जो आपकी होगी उसमें उपसर्ग प्रत्यय लिंग और वचन इन चीज़ों को लेके आ रहा हूँ। क्लास नंबर 5 में संधि समास हो जाएंगी। क्लास नंबर 6 में वाक्य रचना हो जाएगी और वाच्य हो जाएंगे और विराम चिन्ह हो जाएंगे। क्लास नंबर 7 में वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि हैं। क्लास नंबर 8 में हिंदी का इतिहास और हमारी बोलियां हैं। क्लास नंबर 9 में आपका रस छंद अलंकार है। और क्लास नंबर 10 में साहित्यिक रचना है। उसके बाद क्लास नंबर 1 से 7 दोबारा चलाई जाएगी। 17 क्लास करूँगा मैं, 20 क्लास की बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जोश के साथ कि 20 क्लासों से बाहर आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और डेली आपको क्लास लेना नहीं भूलना है। और उसके बाद ये यूमैक्स एजुकेशन हब आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के लिंक आपको शेयर करनी है। उसके बाद अब लग जाइए पढ़ाई पर दमदार तरीका से। 38 क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। उन क्वेश्चनों में जिनमें MCQ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, उनमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी शब्द, सभी प्रश्नों का संग्रह कर और हर टॉपिक का स्पीडली व्याख्यान करते हुए चलना है। उसमें कम से कम नहीं तो आपके 45 क्वेश्चन रखे जाएंगे और शॉर्ट क्लास करी जाएगी 1 घंटा या 1.25 घंटा की। इससे बाहर कुछ नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।